अगर आप इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए आपकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस केरला एपिसोड 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केरला ट्रिप की पूरी जानकारी। 5 से लेकर 8 या 9 दिन तक का आप ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। पहले कहाँ जाएं, कौन सा रूट सही रहेगा, वहाँ पर रहने की कौन कौन सी जगहें हैं, वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या जगह हैं, वहाँ का जो बस सर्विस है, लोकल बसेस, ट्रेन्स या आप पर्सनल कैब करके कैसे घूम सकते हैं वो सब बताऊंगी। वहाँ पर कैसा वेदर रहता है, कौन से मंथ्स में आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पर यानी कि वहाँ जाने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, वहाँ खाने के क्या ऑप्शंस हैं, और लास्ट में बजट। ये सारी बातें हम आज डिटेल में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना होगा ताकि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे कोई छूट ना जाए। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स भी आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो भी यहाँ तक देख लिया तो लाइक भी कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल को वैसे ही भगवान का अपना देश कहा जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर प्रकृति है और प्रकृति के कण कण में भगवान वैसे ही निवास करते हैं। तो खैर, हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केरल पहुंचने की। केरल में एक्चुअली 2 मेन सिटीज़ हैं जहां पर आपको पहले पहुंचना होगा। दोनों में नहीं फ्रेंड्स, एक में। या तो आप कोचीन पहुंच सकते हैं या फिर त्रिवेंद्रम पहुंच सकते हैं। कोचीन को केरल की बिजनेस सिटी माना जाता है, तो वहीं त्रिवेंद्रम जो है वो केरल की राजधानी है। आप दोनों सिटीज़ में से किसी भी एक सिटी को चुन सकते हैं अपना पहले पहुंचने के लिए, क्योंकि दोनों ही सिटीज़ में अपने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं। सारी सुविधाएं हैं दोनों ही सिटीज़ में। तो आप देश या दुनिया के किसी भी हिस्से से कोचीन या त्रिवेंद्रम इजीली पहुंच सकते हैं। अब अगर जैसे हम अपनी बात करें तो हमने अपना सफ़र शुरू किया था लखनऊ से। ऑनलाइन फ़्लाइट्स बुक की थी हमने, जो कि वहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं थी कोचीन तक की, लेकिन लखनऊ से पहले हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे और उसके 2 घंटे बाद हमारी अगली फ़्लाइट थी जो कि थी कोचीन के लिए। हमारी फ़्लाइट सुबह 8 बजे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। लेकिन अगर आप फ़्लाइट से नहीं आना चाहते, वाया ट्रेन आना चाहते हैं, तो ये भी काफ़ी सुविधाजनक सफ़र रहेगा और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी। तो आपके बजट में भी आ जाएगा अगर आप कम बजट प्लान कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूर से हैं यानी हमारी तरह नॉर्थ वाली साइड से हैं तो फिर आपको कई घंटे ट्रेन में बिताने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको करूँगी रिकमेंड कि आप फ़्लाइट से ही आएँ, ताकि आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सफ़र में होने की जगह बच जाए और आप उतने टाइम में घूम सकें। और अब कोचीन से आगे का सफ़र जो है हम डे वाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रूट समझाना चाहती हूँ। यानी कि आप कोची तो पहुँच जाएंगे, लेकिन कोची से कुछ आपको रूट फॉलो करने पड़ेंगे अपनी आइटनरी के हिसाब से कि आप 3 दिन केरल में बिताना चाहते हैं, 5 दिन, 8 दिन या 10 दिन। उसी हिसाब को आपको कुछ रूट्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप बहुत ही इजीली अपना प्लान कर सकें, अपना घूम सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहला जो प्लान है ये 3 to 4 डेज़ का प्लान है। इसमें आप कोची से सीधे मुन्नार निकल लीजिए। तो मुन्नार में आप 2 दिन स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद थेकड़ी आ जाएं। थेकड़ी 1 दिन लगाया जा सकता है। उसके बाद 1 दिन एलपी हाउस बोट में बिताने के बाद आप वापस कोची जाकर अपने घर तक वापस हो सकते हैं। तो टोटल 4 दिन आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी लंबे लंबे रास्ते हैं, तो इतना तो टाइम कम से कम आपको केरल के लिए देना ही होगा। मतलब 4 दिन से कम की आप आइटनरी प्लान नहीं कर सकते यहाँ के लिए। और इसके बाद एक और आइटनरी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि आप 8 से 9 दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप कोची से मुन्नार चले जाएं, 2 दिन मुन्नार रहिए, फिर उसके बाद वैगमन आ जाइए, 1 दिन वैगमन। उसके बाद थेकड़ी आकर 1 दिन थेकड़ी, फिर थेकड़ी से सीधे एलपी चले जाइए हाउस बोट के लिए, 1 दिन एलपी हो जाएगा। उसके बाद 1 दिन आप वर्कला स्पेंड करके पूवर आइलैंड आ जाइए, 1 दिन पूवर लगाकर आप पूवर के पास ही त्रिवेंद्रम है, यहाँ से आप अपनी वापसी कर सकते हैं। या फिर आप ये उल्टा जो रूट है यानी कि त्रिवेंद्रम पहुंचने वाला, कोची नहीं जाना चाहते तो पहले त्रिवेंद्रम जाना चाहते हैं तो त्रिवेंद्रम से भी आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। त्रिवेंद्रम में आप पहले आकर अपने कोवलम चले जाइए, 1 दिन कोवलम, 1 दिन पूवर, 3 दिन हो गए आपके। और उसके बाद आप कन्याकुमारी चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो त्रिवेंद्रम से सीधे आप एलपी जा सकते हैं।
अगर आप त्रिवेंद्रम एक दिन घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एक दिन प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप एलपी जाकर फिर आप थेकड़ी, मुन्नार और कोच्चि जा सकते हैं। या फिर आप हमारे वाला प्लान जो हमने यूज़ किया था इसको फॉलो कर सकते हैं। हम कोच्चि से मुन्नार, थेकड़ी, वैगामन होते हुए पूवर, कोवलम और त्रिवेंद्रम से हमने अपनी वापसी की थी। तो ये हमारा पूरा टूर जो था, पूरा प्लान जो था 8 डेज़ का था। तो अब हम इसी को फॉलो करते हुए आपको सारी आगे की डिटेल बताएंगे डे वाइज। तो शुरू करते हैं हमारे पहले दिन का सफ़र। तो पहले दिन हम कोच्चि से मुन्नार की तरफ निकल लिए थे और कोच्चि से मुन्नार का सफ़र जो है 124 किलोमीटर का है। लगभग 4 घंटे आपको लग जाएंगे बाय रोड मुन्नार तक पहुंचते हुए। तो मुन्नार का सारा रास्ता जो है वो हरियाली से भरा हुआ है। रास्ते में जगह जगह पर छोटी छोटी रिवर्स, लेक्स और वाटरफॉल्स आते हैं और इन्हीं वाटरफॉल्स में वहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल है चियाप्रा वाटरफॉल। यहाँ आप कुछ देर गाड़ी रोककर रिलैक्स हो सकते हैं, रोड साइड लगे हुए स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं। और लेकिन अब यहाँ पर मेन बात ये है कि आप कोच्चि किस टाइम पहुँच रहे हैं, मतलब आपको कोच्चि पहुँचने का आपका क्या टाइम है वो डिपेंड करता है आपके पूरे प्लान को आगे चलाने में। जैसे अगर आप हमारी तरह सुबह 7-8 बजे के बीच कोच्चि पहुँच जाएंगे तो आपके पास पूरा दिन होगा मुन्नार घूमने के लिए। तो हम भी कोच्चि बहुत जल्दी सुबह 8 बजे पहुँच गए थे। तो उसके बाद हम मुन्नार के लिए, हमारे पास मुन्नार घूमने के लिए पूरा दिन था। तो मुन्नार पहुंचकर ठहरने के लिए सबसे पहले जगह देखी जाएगी। तो मुन्नार मेन सिटी में आप कोई रूम ले सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपको लोकल बसेस और ऑटोज़ का एक्सेस ईजीली मिल जाएगा और काफ़ी रीज़नेबल रहेगा। ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट रहते हैं। 700-800 रुपये में आपको कोई भी वहाँ पर कमरा मिल जाएगा होटल में। और उसके बाद प्राइवेट जो वहाँ पर गवर्नमेंट बसेस या फिर प्राइवेट टैक्सी होती है वो आप हायर कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर कोई रिज़ॉर्ट, जैसा कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे वाला रिज़ॉर्ट है जहाँ पर हम रुके थे। तो ये सारा आपके बजट पर डिपेंड करता है, आप किस बजट को फॉलो करके अपनी आइटनरी बना रहे हैं। तो एक मीडियम बजट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक होटल में रुकें जो कि मेन सिटी में हो। तो अब हम बात करेंगे आगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह हम घूम सकते हैं मुन्नार में। तो देखिए मुन्नार का चप्पा चप्पा घूमने लायक है। चारों दिशाओं में मुन्नार से आप घूम सकते हैं, यानी कि मुन्नार का सेंटर, अगर आप सेंटर में रुके हुए हैं सिटी सेंटर में, तो उसके चारों दिशाओं में बहुत सारे रूट्स हैं जिनको आप घूम सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि आप वहाँ पर क्या क्या घूम सकते हैं। तो सबसे पहले तो चियाप्रा वाटरफॉल जो कि आपने रास्ते में ही देख लिया था। उसके बाद मुन्नार पहुंचकर हमने पहले जीप सफारी चुनी थी। तो आप भी अगर सुबह ही पहुंचने के बाद जीप सफारी चुनते हैं, तकरीबन आप 11-12 बजे पहुंच जाएंगे मुन्नार, तो वहाँ पर जीप सफारी चुनिए। जीप सफारी राइड जो है वो 3 आवर्स की होती है और 4500 रुपये तकरीबन आपको 4500 रुपीज़ इसके लिए आपको देने पड़ेंगे जीप के लिए। तो ये जीप आपको कुछ वहाँ के मेन पॉइंट्स घुमाएगी, जैसे कि पहले ही आपको एक टी गार्डन की सैर कराएगी, फिर आपको रिपल वाटरफॉल तक लेके जाएगी। उसके बाद आपको पनमूड़ी डैम घुमाकर ये हैंगिंग ब्रिज तक ले आएगी और लास्ट में इको पॉइंट होते हुए ये आपको आपके जहाँ से शुरू किया था आपने सफ़र वहीं पर आपको ये छोड़ देगी। उसके बाद आप आगे अपनी जो पर्सनल गाड़ी आपके पास है या फिर आप लोकल बस से पूरा दिन होगा उसके बाद भी आपके पास, तो आप एक अच्छा कोई स्पाइस गार्डन विज़िट कर सकते हैं। ये भी मुन्नार की एक स्पेशलिटी है वहाँ के स्पाइस गार्डन्स। तो हमने विज़िट किया था पेरियर स्पाइस गार्डन। तो आप पेरियर स्पाइस गार्डन नहीं विज़िट करना चाहते तो कोई भी स्पाइस गार्डन विज़िट कर लीजिए। और मैं आपको कहूँगी ज़रूर इसको अपनी आइटनरी में शामिल कीजिएगा। पेड़ पौधों के बारे में इतनी अलग तरह की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी कि जिसको हम लोकल कहीं भी नहीं मतलब ले सकते। कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होते वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ज़रूर से विज़िट कीजिएगा कोई भी स्पाइस गार्डन, और आप यहाँ से फ्रेश जो स्पाइसेस होते हैं वो परचेज़ भी कर सकते हैं। और इन स्पाइसेस से बनी हुई मेडिसिन्स को भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप वापस अपने रिज़ॉर्ट आ जाइए, मतलब अपना जो भी आपने रूम लिया है वहाँ चेक इन कीजिए और रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगले दिन का सफ़र शुरू करना है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है नेक्स्ट डे। तो सेकंड डे में आप स्टार्ट कर सकते हैं एक टी प्लांटेशन से। बहुत सारे टी प्लांटेशंस हैं यहाँ बड़े बड़े। तो मैं आपको ये लोकार्ट वाला
रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ आप टी गार्डन के अंदर जाकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इन्हीं का ही लोकाट वालों का ही टी फैक्ट्री है, 100 साल पुरानी टी फैक्ट्री है ये। और यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे कि चाय कैसे बनती है। चाय हम सब पीते हैं घर में, यहाँ 5 तरह की चाय कैसे बनती है एक ही तरह की पत्तियों से, वो समझाया जाएगा। और चाय के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरा चाय वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। टी फैक्ट्री पूरा विजिट मैंने किया था, उसकी पूरी वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वैसे भी मुन्नार की अगर अपनी डिटेल जाननी है पूरी की पूरी, तो उसका भी आइटनरी वीडियो मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो टी फैक्ट्री से निकलकर आप सीधे पहुंच जाइएगा यहाँ के फेमस रोज़ गार्डन में। रोज़ गार्डन में आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स की जानकारी मिलेगी। यहाँ फिर से प्लांट्स आ गए हैं क्योंकि मुन्नार में ग्रीनरी बहुत है, तो यहाँ पर ये एक नर्सरी कम गार्डन है, तो तरह तरह के पेड़ पौधों की जानकारी के साथ आपको यहाँ से पौधे परचेज़ करने का मौका भी मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्स आप क्लिक कर सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए जगहें बनाई हुई हैं इन्होंने, तो बहुत सारी यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करके आगे बढ़ लीजिएगा फ़ोटो पॉइंट की तरफ। फ़ोटो पॉइंट पर कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप लास्ट में जा सकते हैं सनसेट पॉइंट। ये लास्ट नहीं है फ्रेंड्स, सनसेट पॉइंट के बाद एक और मेन जो शो है यहाँ का, वो आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। क्लेरी क्षेत्र शो कहते हैं इसको। यहाँ पर 2 शो होते हैं, एक होता है भरतनाट्यम का और कथकली का शो, और दूसरा होता है मार्शल आर्ट का शो। दोनों ही शो 1-1 घंटे के होते हैं। 5 से 6 आपका चलेगा डांस का शो और 6 से 7 आपका मार्शल आर्ट का शो। और शो के बाद आप इनके कलाकारों के साथ फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, तो अपनी आइटनरी में से ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग फैंटास्टिक शो रहता है ये, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इस शो के बाद आप बहुत ही अच्छी अच्छी यादें लेकर वापस अपने रूम पर, अपने रिजॉर्ट पर, अपने होटल पर वापस आ जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग आपका सफ़र शुरू करना होगा। तो जैसे कि हमने शुरू किया था ये हॉट एयर बैलून राइड से अपना सफ़र शुरू किया था, मतलब हमने हॉट एयर बैलून राइड ली सुबह 7 साढ़े 7 तकरीबन हमने। उसके बाद हम चले गए थे सीधा चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट फैक्ट्रीज़ हैं मुन्नार में, जगह जगह पर आपको चॉकलेट फैक्ट्रीज़ मिल जाएंगी। तो चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट कीजिएगा, चॉकलेट्स खाइएगा और फिर निकल लीजिएगा थेकड़ी की तरफ। हमने उसी दिन अपना थेकड़ी का सफ़र शुरू कर दिया था, क्योंकि थेकड़ी जो है वो मुन्नार से तकरीबन 3 घंटे लगते हैं थेकड़ी पहुंचने में। 97 किलोमीटर की दूरी पर है मुन्नार से थेकड़ी, तो आप बस से या ट्रेन से कैसे भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं इजीली। तो मुन्नार से थेकड़ी का 3 घंटे का सफ़र आपका हो जाएगा। तो आप क्यूमली विलेज में हो सके तो अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढिए, मतलब आप कोई होटल या रिजॉर्ट जो भी आप लेना चाहें या कोई रूम आप क्यूमली विलेज में लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जितनी भी यहाँ की फेमस जगहें हैं, जैसे पेरियर टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट जंक्शन है या लोकल मार्केट है, सब 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर पे पड़ेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं घूमना पड़ेगा। ये जो आप हमारा रिजॉर्ट देख रहे हैं यह भी क्यूमली विलेज में था, और बहुत ही इसके आसपास थी सारी चीज़ें। बहुत शानदार रिजॉर्ट था। इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थेकड़ी में घूमने के लिए आप सबसे पहले जो है अपना रुख कर सकते हैं एलिफेंट राइड की तरफ। एलिफेंट जंक्शन यहाँ पर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर एलिफेंट्स के साथ आप अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप किड्स के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप एलिफेंट जंक्शन ज़रूर जाइए, क्योंकि एलिफेंट राइड लेना एक बहुत ही अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंस रहता है। तो एलिफेंट राइड लीजिए, एलिफेंट को नहलाइए, वहाँ पर आप एलिफेंट को नहला भी सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है। आप एलिफेंट राइड लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लेना चाहे तो भी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आप लोकल मार्केट घूमने निकल जाइए, वहाँ से स्पाइसेस वगैरह खरीदिए, कोकोनट पीजिए और वापस अपने रिजॉर्ट आ जाइए, अपने रूम पर आ जाइए और रेस्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगले दिन के लिए यानी डे 4 के लिए आपको फिर से अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा टाइगर रिज़र्व के लिए, क्योंकि इसी दिन हम सफ़र करेंगे आगे का वैगमन का भी। तो
अर्ली मॉर्निंग आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपना दिन की शुरुआत कीजिए, सुबह 4 बजे 5 बजे, क्योंकि पेरियर टाइगर रिज़र्व देखने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है टाइगर रिज़र्व जाना। और ये क्या प्रोसेस है इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे ठेकड़ी आइटनरी वाले वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये वीडियो आप मिस मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले पेरियर टाइगर रिज़र्व देखने की, कि किस तरह से वहाँ टिकट्स मिलते हैं, पहले कहाँ जाना पड़ता है। तो लेक पे टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा बहुत अपनी बारी आने तक, उसके बाद आप टाइगर रिज़र्व देख सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं। 2-3 घंटे का ये तकरीबन 4 घंटे का ये प्लान रहेगा आपका। तो इसके बाद आप ठेकड़ी में और कुछ ज़्यादा घूमने लायक है नहीं, चाहे तो एक स्पाइस गार्डन और विज़िट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन अगर आपने मुन्नार में स्पाइस गार्डन विज़िट कर लिया है तो आप यहाँ का स्पाइस गार्डन स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं वैगामन के लिए। तो उससे आपका एक दिन भी बच जाएगा। तो वैगामन के लिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कुट्टी कानम रेलवे स्टेशन आपका पड़ेगा, जहाँ आपको पहले पहुँचना होगा ट्रेन से। तो ये बहुत पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ठेकड़ी से, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है ठेकड़ी से वैगामन का। तो आप वैगामन में पहले तो अपने रहने के लिए कोई रिजॉर्ट या रूम वगैरह बुक कर लीजिए। ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आप किसी ट्रैवल एजेंट से मिलकर भी बुक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा वाला रिजॉर्ट है। तो रिजॉर्ट में आप अपना चेक इन करने के बाद घूम सकते हैं या फिर पहले ही घूम सकते हैं। जैसे ही आप ठेकड़ी से निकलें वैगामन की तरफ, तो आप घूमते घुमाते निकलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर आप होटल में आने के बाद निकल लीजिए। होटल अगर आप सेंटर सिटी में लेंगे तो सारे ही आपके जो मेन घूमने वाली जगहें हैं वो 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहला नंबर यहाँ पर आता है पाइन वैली का, तो पाइन वैली विज़िट कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने यहाँ की सारी चीज़ें तो विज़िट नहीं की थी, लेकिन आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं अगर आप वैगामन में एक दिन और जोड़ना चाहते हैं। अगर आप वैगामन में और नहीं दिन जोड़ना चाहते तो आप ये जितनी भी चीज़ें आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं इनको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप इनको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी आइटनरी में तो आपको एक दिन और देना पड़ेगा वैगामन के लिए। तो हमने ये जितने भी नाम आप अब देख रहे हैं या पिक्स जितनी भी आपको मैं दिखा रही हूँ, या जैसे मिडोज़ है, क्रिश्चियन चर्च है, लेक है और बैरन हिल्स है, तो ये सब हमने स्किप कर दिए थे क्योंकि हम सीधे पहुँच गए थे यहाँ के सबसे फेमस अम्यूज़मेंट पार्क या एडवेंचर पार्क की तरफ। तो हमारे साथ हमारे बच्चे थे तो हम एडवेंचर पार्क को हमने प्रेफरेंस दी। तो एडवेंचर पार्क वाकई में एडवेंचर पार्क है। बहुत सारे यहाँ पर यूनिक झूले और एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, जिनमें मुझे सबसे यूनिक था जो वो लगा वो यहाँ का स्काई वॉक लगा। ये स्काई वॉक इंडिया का सबसे लंबा स्काई वॉक है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बारी आने की बात है और वेदर पर डिपेंड करती है पैराग्लाइडिंग तो लेकिन आप स्काई वॉक ज़रूर से करिएगा। ये एक कांच का ब्रिज है, ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज कहा जाता है। हालांकि बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी है सच में बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप थोड़ा हाइट से डरते हैं तो हो सकता है आपको ये स्केरी भी लगे, लेकिन रियली बहुत फैंटास्टिक है। और मेरी वैगामन वाली आइटनरी आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है इस ब्रिज के बारे में कि कैसे बना, कितने दिन लगे या क्या इसका बजट था, और सारी जानकारी मतलब जितनी भी आप वैगामन से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं वो आपको इंडिविजुअली मेरी वैगामन वाली आइटनरी में मिल जाएगी। आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये तो मेरी वैगामन की छोटी सी जानकारी है कि आप वैगामन में क्या क्या घूम सकते हैं। तो अपनी आइटनरी में क्या क्या शामिल करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो वैगामन में हम इतना ही घूमेंगे बस, और उसके बाद वैगामन में एक नाइट स्पेंड करके आप फिर से अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए। तकरीबन वही 7-8 बजे आप चेकआउट कर दीजिए। तो डे 6 में रास्ते में अगर आप वैगामन से कोवलम की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में आपको ये जटायु अर्थ सेंटर पड़ेगा। बहुत ही फैंटास्टिक जगह है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे आपके यहाँ लगेंगे। यहाँ पर जटायु का बहुत बड़ा स्कल्पचर है जो कि रोप वे से आपको यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ नहीं, जटायु अर्थ सेंटर पहुँचने के बाद ये लोग खुद आपको रोप वे से जटायु स्कल्पचर तक लेके जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग राइड है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको अपनी आइटनरी में ज़रूर से शामिल कीजिएगा क्योंकि वैगामन से कोवलम जाने के रास्ते में ही ये पड़ेगा। तो उसके बाद
ये आपका लंबा सफ़र है, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वैगामन से कोवलम का सफ़र तकरीबन 5 घंटे का है, क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी पर कोवलम है। और कोवलम जो है वो त्रिवेंद्रम ही मान लीजिए आप। कोवलम को कुछ अलग मान के मत चलिए, क्योंकि कोवलम से त्रिवेंद्रम सिर्फ 40 मिनट का रास्ता है। तो कोवलम पहले आइए, शाम हो जाएगी, कोवलम की बीच इंजॉय कीजिए। और बीच पे आप यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पीड बोट है उसका मज़ा ले सकते हैं, और आपके 2 घंटे यहाँ पर आराम से निकल जाएंगे स्पीड बोट वगैरह लेने में। और उसके बाद आप अपने होटल की तरफ, अपने जो भी होटल वगैरह लेना है उसकी तरफ बढ़ जाइए। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोवलम में ही एक होटल लीजिए। यहाँ पर बीच फेसिंग, जो सी फेसिंग जो होटल हैं वो बड़े ही रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं कोवलम में। 2000 से 2500 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको सी फेसिंग होटल यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद डे 7 की शुरुआत करेंगे हम त्रिवेंद्रम की तरफ जाने से। तो कोवलम से आप त्रिवेंद्रम निकल जाइए, 40 मिनट के लगेंगे आपको त्रिवेंद्रम पहुंचने में। और सबसे पहले विज़िट कीजिएगा त्रिवेंद्रम का सबसे फेमस श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। तो इस टेम्पल में आप अच्छे से दर्शन कीजिए। और यहीं इसके पास में ही, मंदिर के पास में ही एक वैक्स म्यूज़ियम है, सुनील वैक्स म्यूज़ियम। फिर वहाँ आ जाइए। एक्चुअली मंदिर में आपको टाइम लग जाएगा काफ़ी, क्योंकि मंदिर में लाइनें वगैरह का चक्कर रहता है ना, लाइन लगी रहती है लंबी लंबी। फेमस टेम्पल है तो लाइनें तो लगेंगी ही, और इसलिए आपका टाइम जो है इसमें काफ़ी चला जाएगा मंदिर में। उसके बाद आप म्यूज़ियम घूमिएगा। वैक्स म्यूज़ियम में भी आपको 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। और आप चाहें तो वहाँ त्रिवेंद्रम की लोकल मार्केट भी घूम सकते हैं, क्योंकि वहीं पास पास में बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं जो आपको मिल जाएंगी शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पर शॉपिंग कर लीजिए। और उसके बाद आप वापस कोवलम बीच आ जाएं। कोवलम बीच आकर अपनी आप वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग है, आप यहाँ पर पैरासेलिंग कर सकते हैं, केकिंग कर सकते हैं। तो हमने इतनी एक्टिविटीज़ नहीं की थी, हमने खाली पैरासेलिंग की थी। तो आप भी पैरासेलिंग कर सकते हैं, या और भी जितनी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ करने के बाद आप वापस अपने होटल में आ जाएं। और नेक्स्ट डे आप शुरुआत करें पूवर आइलैंड घूमने से। तो हमने अर्ली मॉर्निंग पूवर आइलैंड घूमा था। यहाँ पर हमने एलपी मिस किया था ना अपनी आइटनरी में। तो एलपी हमने इसलिए मिस किया था क्योंकि हमने पूवर आइलैंड घूमना था। पूवर आइलैंड और एलपी तकरीबन एक जैसा ही आपको एक्सपीरियंस देंगे। बस हाँ, एलपी में आप हाउस बोट में रात गुजार सकते हैं। यहाँ पर आप पूवर बोट में पूरा दिन घूम सकते हैं। पूरा दिन नहीं, मतलब 2-3 घंटे जो भी इसकी राइड का टाइम रहता है वो आप घूम सकते हैं। तो पूवर आइलैंड का जो मज़ा है, अमेजिंग राइड है, वो बोट के थ्रू आपको मिल जाएगी। और पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको विज़िट करवाएंगे। बहुत ही रोमांचक एहसास होता है ये घूमने का, मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने का। हमने कोवलम में स्टे नहीं किया था फ्रेंड्स, हमने पूवर आइलैंड में ही स्टे किया था। बीच रिजॉर्ट था हमारा। ये बीच रिजॉर्ट पर ही हम रुके थे। एक पूवर में बीच रिजॉर्ट है, तो आप चाहें तो बीच रिजॉर्ट रुक सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए मैंने आपको कोवलम रुकने की सलाह दी है, क्योंकि वो बहुत ही रीज़नेबल है और बीच फेसिंग है। तो आप कोवलम में भी रुक सकते हैं। और अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पूवर में नाइट स्टे करें, पूवर में रुकें। पूवर के बीच रिजॉर्ट में बहुत ही अमेजिंग रिजॉर्ट यहाँ पर है पूवर में। तो आपको कोई भी रिजॉर्ट चुन सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए। और फिर रिजॉर्ट ही आपको यहाँ के फेमस गोल्डन सैंड बीच पर ले जाएगा। तो गोल्डन सैंड बीच भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। अगर आप नहीं भी पूवर आइलैंड में रुक रहे तो भी आप गोल्डन सैंड बीच जो है वो ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पर रुकना। और ये दिन आप पूरा पूवर के नाम कर दीजिए, पूवर घूमिए, रिजॉर्ट पर रुकिए। या फिर आप इसी दिन वापस त्रिवेंद्रम आकर अपनी वापसी कर सकते हैं, अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं, या फिर उसके अगले दिन, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये तो थी मेरी 8 दिन की आइटनरी। और अब हम कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे जो कि सब जानना चाहते हैं। केरल जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है वेदर की। तो मुन्नार एंड वैगमन को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारा साल केरल में गर्मी रहती है। बाकी सारे जो केरल के सिटीज़ हैं गर्म होते हैं काफ़ी, और मुन्नार और वैगमन में हल्की ठंडक रहती है। बड़ा अच्छा मौसम रहता है मुन्नार और वैगमन का पूरा साल। लेकिन पूरा साल बाकी हिस्सों में इसके काफ़ी गर्मी रहती है। तो घूमने के लिए खैर मौसम क्या देखना, जब भी ऑफिस से छुट्टियां हो, जब भी आपके बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो, बस बना लीजिए प्रोग्राम केरल घूमने का।
और अगर आप हनीमून कपल हैं या फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो आप नवंबर टू मार्च का मौसम चुनिएगा, बहुत ही बेस्ट मौसम होता है। और बाकी ये बजट आप अगर मानसून में बनाते हैं, ये काफ़ी मानसून का बजट जो है काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम पे होटल वगैरह काफ़ी सस्ते होते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पर आते नहीं हैं इस मौसम में बारिश की वजह से। तो आप अपनी बजट के हिसाब से बना सकते हैं इसकी आइटनरी। और अगर हम वहाँ फूड की बात करें तो अगर आप फूडी हैं तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है यहाँ आकर, ऊपर से आप वेजिटेरियन हैं तो, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत 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 ऑप्शंस है आपके लिए। तो खाना लेकिन आपको मिल जाएगा, वेजिटेरियन है तो भी, नॉन वेजिटेरियन है तो भी, खाने का ऐसा बहुत इशू नहीं है। डोसा सांभर तो सब जगह मिलेगा ही मिलेगा ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे शॉपिंग की। आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ की लोकल चीज़ें जो हैं, जैसे चिप्स वगैरह हैं, बनाना चिप्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ और चीज़ें आप यहाँ पर स्पेशल देखेंगे, कुछ वो ख़रीद सकते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, है ना। तो वो सब आप अपने पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या क्या ख़रीदना चाहते हैं, कितना आपका बजट है। यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो मलयालम चलती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश लोग जो हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लैंग्वेज की कोई दिक्कत आपको यहाँ आएगी नहीं। तो अब बात करेंगे बजट की। तो देखिए, कुल मिला के बजट की बात ये है कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और मेन सिटी में आप रुक रहे हैं, लोकल बसेस में घूम रहे हैं, तो आपका बजट बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम बजट में पूरा केरल घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजॉर्ट्स में रुक रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, अच्छे होटल्स में आप खाना खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत हाई लेवल का बजट हो जाएगा। तो बजट की बात अगर हम करें तो आप 10,000 से लेकर 1 लाख तक का कोई भी बजट फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम भी 4 दिन की आइटनरी के लिए आपको 15,000, 10 से 15,000 लग जाएंगे फ्रेंड्स। इससे कम में आप केरला प्लान नहीं कर सकते पर पर्सन, ठीक है। तो आप 10,000 से मानकर चलिए कि आपका पर पर्सन यहाँ पर खर्चा होना ही होना है, क्योंकि आप रहेंगे भी, खाएंगे भी 4 दिन, है ना। शॉपिंग अगर हम छोड़ भी दें तो भी आपका कम से कम खर्च जो है 10,000 हो ही जाएगा। तो ये तो थी मेरी आइटनरी, और मुझे उम्मीद है आपके लिए थोड़ी बहुत ये हेल्पफुल रहेगी अगर आप केरल जाना चाहेंगे। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स केरल जाना चाहें उनके साथ ये आइटनरी मेरी शेयर कीजिएगा, शायद ये उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और अपना इतना कीमती वक्त आपने मुझे दिया उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया।